अभी तक हमने लाइट में दो चीजें पढ़ी हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी सरफेस को हिट करती है और बाउंस बैक हो जाती है, दैट्स रिफ्लेक्शन. Okay, so the ray that hits the surface is the incident ray. The ray that is reflected is the reflected ray, of course. And then we draw this line perpendicular to the surface, जिस पे वो hit करी है. इस dotted line हम इसको draw करते हैं और इसको normal कहते हैं. Okay. अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Okay, then there's this one investigation. I won't go through that. Next we have refraction. Refraction. Oh, did we cover refraction? Oh, here it is. Sorry. Okay. रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कि लेट्स से गैस से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में उसकी रे जाती है, तो लाइट का जो पाथवे है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है. दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन. और जब ये बेंड होती है रे, इट आइदर बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर लेस डेंस से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर वाटर से एयर में जाती, मतलब कि डेंसर से लेस डेंस मीडियम में जाती, so it will bend away from the north. Another thing I want you guys to remember is that जब लाइट लेस डेंस से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है. How you can remember that is by considering that analogy of a runner. Let's say एक runner है, वो एक two like एरियाज में रन कर रहा है. एक एरिया में कम लोग हैं, सिर्फ 2-3 लोग हैं, दूसरे एरिया में बहुत ज्यादा लोग हैं, लाइक इट्स क्राउडेड. जब रनर कम लोगों में होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी. जब वो ज्यादा लोगों में आएगा तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा, एंड ही विल और शी विल हैव टू बेंड their path to make way for themselves, right? So that's like a very simple analogy to understand that concept. कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ वे बेंड होता है, और जब वो लेस डेंस से डेंसर में जा रही है तो वो स्लो डाउन भी हो जाती है रे. Alright, what's next? Next we studied Snell's law. मैम, Yes. वो हम चेंज इन स्टेट की जगह ग्लास कह सकते हैं या नहीं? Yes, मीडियम की बात हो रही है ना. गैस से सॉलिड में जाएगी, दैट्स आल्सो चेंज इन मीडियम, राइट? एयर एक अलग मीडियम है और ग्लास एक अलग मीडियम है, so that's also change in medium. Is that clear? यस मैम. Next है refractive index. Refractive index क्या है? It's a dimensionless number. Why? Because it's a ratio. जब भी आपके पास ratios होते हैं ना, they are always like dimensionless. So refractive index is a dimensionless number that indicates how much light slows down when it travels through a medium compared to its speed in vacuum. और इसका formula क्या है? C by V, and it's always greater than 1. And then we have another formula for refractive index, and that's sine I by sine R. Okay, I think that was it for our recap. Today we're going to do another subtopic, that is total internal reflection. Do you guys hear any background noise? बहुत ज्यादा. Oh, you should have told me earlier. I'm on campus right now. Is it better now? यस मैम, अब नहीं आ रही. Sorry, my mic settings were different. I didn't go home yet, so that's why it's noisy here, but it's okay. यस मैम. Total internal reflection. I think blue should be okay. Doesn't really matter. Okay. अच्छा, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है, and that's critical angle. So we'll come back to that, but we cover critical angle first.
vertical angle. ये बहुत simple है. These names sound fancy, but they're so simple to understand. I'll draw 3 scenarios here. और तीनों में 3 rays हैं. Air से no, water से air में ray जा रही. Okay. So this is your first identical rays. So I'll draw identical rays here and here. अच्छा, let's draw normals. Normal क्या होते हैं? मैम जो सेंटर से लाइन पैरेलल होती है. बाउंड्री से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. कहाँ पे? जहां पर रे बाउंड्री को हिट करती है. That's where you draw your normal. मैम हमने 3 दफा क्यों ड्रॉ किए हैं? क्योंकि मैं 3 डिफरेंट केसेस दिखाने लगी हूँ. ये 3 रेज हैं जो आ रही. Sorry, they're not identical. Okay, to make it simpler, let me do this. I'll just separate these. That will make your life easier. 3 different cases draw करने लगी हूँ. I'm going to explain 3 different concepts here. Is that better now? Acha. Sorry, excuse the first point I said that they're identical. They're not identical. Let's look at the first case. अभी आप इन दोनों को भूल जाएं. Only look at this one. So here, अच्छा, एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो इस बाउंड्री को हिट करेगी. तो क्या होगा? What will happen to the ray? Will it be reflected? Will it be refracted? What will happen? First question. मैम जो वाटर से आ रही है. Yes, the ray coming from the water. मैम वो रिफ्रैक्ट होगी. Okay. क्या वो towards normal refract होगी या away from normal? Towards the normal. Okay, दोबारा सोचें. जब रे डेंसर से लेस डेंस मीडियम में जाती है तो towards the normal या away from normal? Sorry, मैम away from the normal जाएगी. That's right. It will refract away from. पहले अगर ऐसे थी तो वो थोड़ा away हो जाएगी normal से, like that. So I want you guys to tell me कि अगर ये angle of incidence है और ये angle of refraction है, तो इस केस में angle of incidence angle of refraction से larger होगा या smaller होगा? Smaller. That's right. Angle of incidence is less than angle of refraction. अच्छा, अब क्या होता है कि मैं जैसे जैसे इस रे को I'll draw another ray. इस तरह different angles से hit करवाऊंगी उस पर surface पे, sorry, boundary पे. Now you see this angle of incidence is larger than the white one, right? The blue one is larger than the white one. इतना तो समझ आ रही है आपको? ये जो मैंने नई रे ड्रॉ की है इसका angle of incidence पहली वाली रे से ज्यादा है. Is that point clear? मैम लेकिन ये भी ओवरऑल कम होगा ना. Overall कम कैसे होगा? किसकी बात कर रहे जैसे हैं? पहले इसी की मैम ये जो आई है ब्लू वाला. Overall ही असल में मैंने इसी डायग्राम पे let me draw a separate diagram. Duplicate this here. अच्छा, अगर मैं इसका ये एंगल इंक्रीज कर देती हूँ, आप देखो ये वाला एंगल अब इंक्रीज हो गया. सो ये अब न्यू आई जो है वो ज्यादा है. इज दैट बेटर नाउ? मैम तो अल्टीमेटली जो दूसरा आर है वो भी तो ज्यादा होगा. दैट्स राइट, आर भी ज्यादा हो जाएगा, लाइक दैट. ओके, अच्छा, अब एक और काम करते हैं. That I'm going to blend it even more. मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस मजीद इंक्रीज कर दिया.
अब R और ज्यादा हो जाएगा, इज दैट राइट? यस मैम। मैम ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? नॉट रियली। अगर ये एयर से वाटर में जाती तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल होता जाता। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। यस मैम। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करके एयर से वाटर में जाते तो वो toward the normal bend होता. So that would be inversely proportional. So there's no relationship between I and R here, okay? Alright. यस। तो अब आप देखिए कि जब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करती जा रही हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता जा रहा है। अगर मैं इसको और इंक्रीज कर दूं, इधर से मैं अगला केस यहाँ पे लेके जा रही हूँ, okay? अगर मैंने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा ऐसे इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ? दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज इंक्रीज्ड इवन मोर, और और आपकी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ऐसे हो गया, like that. Angle of refraction अब आपका 90 डिग्रीज पे चला गया. So R. यहाँ तक are you guys following me? यस मैम। Now, what happens is कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मजीद इंक्रीज किया, पिछले वाले केस से भी ज्यादा, इस केस से भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा, राइट? मैम ये तो सेम नहीं है। It looks same, but I'm trying to deliver. Let me do this. Like that. मैम तो If आप I इसको लाइन पे बना दें फाइनल। okay, I'll just color code it like that. Is that better now? यस मैम। Like that. अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा किया तो अब क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मजीद ज्यादा होकर वो अंदर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। Let's see what did I do here. मैम अंदर वाले केस में फिजिकली क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो वाटर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। That's right. वो फिर रिफ्रैक्शन के बजाय इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये है आपका R, और इस केस में दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जहां पे आपने रिफ्लेक्शन देख लिया उसका मतलब है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अम, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसकी वजह से आपका रिफ्रैक्टिंग लाइक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज पे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। So this is critical angle. Okay, so I'll repeat this. अगर आपकी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इट विल डेफिनेटली बेंड। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज हो जाएगा। एट दैट पॉइंट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज अनदर नेम, दैट इज क्रिटिकल एंगल। और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इज दैट क्लियर? मैम अगर हम लोग उसको लाइन पे ले जाते हैं यानी परपेंडिकुलर कर देते हैं फिर? Like that? यस मैम। I haven't thought about that. But अगर आप ऐसे कहते तो what I would believe is that maybe it goes straight like that. क्योंकि मीडियम में चेंज नहीं ना आ रहा, बेंडिंग या रिफ्लेक्शन तब होती है जब वो किसी सरफेस। ओके वेट, सॉरी, आई जस्ट रियलाइज्ड अ पॉइंट। इट कैंट गो स्ट्रेट लाइक दैट क्योंकि ये आपकी वाटर और एयर के दरमियान की बाउंड्री है, बाउंड्री पे तो रे ही ना होगी। मेक सेंस? यस मैम। Okay, just 1 second and we'll resume.
All right, let's resume. I hope I'm audible to you guys. Yes, ma'am. Okay. Now I'm going to write the definition for critical angle and angle of incidence. Oh, sorry, total internal reflection. Let me write it down first for total internal reflection here. वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, ma'am. So sometimes when light is moving from denser to less dense, ये बात important है, that's why I've written it in red. Denser to less dense medium. तो क्या होता है? That instead of being refracted, all of the light is reflected. And that reflection is called total internal reflection right there. अब total internal reflection होती कब है? इसकी condition है. So what's the condition? The condition is that the angle of incidence, when the angle of incidence, this one, is greater than the critical angle, then total internal reflection happens. Basically, there are two conditions. The first one is that the angle of incidence is greater than the critical angle. And the second condition is that the incident material is denser than second material. Incident material जिस पे light hit कर रही है, incident हो रही है. ये incident material denser होना चाहिए second material से. So ये यहाँ पे water और वहाँ पे air. Okay, so the incident material must be denser than the other material. So the second condition is that मैम सॉरी एयर और वाटर वाले केस में ये नहीं होगा. होगा. इंसिडेंट मटेरियल आपका वाटर है, इस पे हिट करिए और एयर लेस डेंस है, डेंसर होना चाहिए इंसिडेंट मटेरियल. नहीं मैम, अगर हम ऑपोजिट कर दे, एयर को नीचे ले आए. ऑपोजिट नहीं होगा. दैट्स राइट. एयर से अगर वाटर में रह जा रही है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी. ओके, so the incident material is denser and the second material. Any question? मैम Yes. ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें सेकंड एंगल और आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही. अब आ रही है मैम? Yes, it's better now. मैम ये जो हमारे पास सेकंड डायग्राम है लेफ्ट से है मेरा ख्याल. हाँ जी जी. इसके अंदर मैम क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम है. Yes, इस इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम ही क्रिटिकल एंगल है. ओके, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, दैट इज योर क्रिटिकल एंगल. उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का दूसरा नाम क्रिटिकल एंगल है. स्पेशल केस है. ओके, यस मैम. और मैम आपने दूसरा पॉइंट क्या बताया? किस बारे में? ये जो ऊपर आपने जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी.
Is that what you were asking? मैम वैसे एंगल कम होगा. Which angle? जो आपने अभी कहा है, जिस तरह आपने कहा है कि जब ज्यादा होगा तो फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ये इंक्रीज होगा तो अंदर को आएगा ना, इस तरह इसकी रिफ्रैक्शन और ज्यादा होगी, तो वो इस बाउंड्री में आ जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी. Is that what you were asking? Yes, ma'am. Okay. Now, what are the uses of total internal reflection? We use this phenomenon in optical fibers, और जैसे कि endoscopes होते हैं. We will look at it in a bit of detail as well. और दूसरा है prisms में. Prisms, for example, periscopes. आपने शायद टॉम एंड जेरी में देखा हो कि जब ये फेंस होता था, उस साइड पे वो डॉग होता था, मुझे उसका नाम भूल गया, और यहाँ पे टॉम होता था, and he used this kind of device to peek what is going on that side, right? Have you guys seen that? Yes, ma'am. मैम So वो that एक is a, डिवाइस होती है, उसके अंदर मिरर्स होते हैं. that's right. So that is a periscope. मैम Yes. आपने प्रिज्म्स का, मुझे लगा वो जो प्रिजम्स में जो सेफ्टी के लिए नहीं होती लेजर्स वगैरह. No. Prism, not prison. Okay. So यहाँ पे एक triangular mirror होता है और यहाँ पे एक triangular mirror होता है, like that. And light is totally internally reflected from this, here, and here. So it reaches Tom's eye, and then he can see what's going on that side. And usually the dog is literally here, and that scares him. So a periscope it consists of two right-angled prisms. Consists of two right-angled prisms, and total internal reflection happens. Any question or confusion? मैम इस डिवाइस का क्या नाम होगा? Periscope. यस मैम. Okay. Now let's cover one point for critical angle that I think I missed. मैम Yes? माइक्रोस्कोप में भी कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म होता है या वो No. बस Microscope zooms things. Periscope is based off of total internal reflection. They're very different devices and have very different roles. Okay. यस एक फॉर्मूला है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, जो कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप है, and that is sine of critical angle is equal to 1 by refractive index. ये बस आपने याद कर देना. हम जब past papers करेंगे तो we'll see examples of it. You can also rearrange this formula for n is equal to 1 by sine of critical angle, right there. Okay, I want you guys to memorize this. All right. So what this equation is essentially showing us is that the larger the refractive index, the smaller will be the critical angle. Okay? वो light rays जो कि एक high refractive index वाले material में होती हैं,
They're more likely to be totally internally Ma'am? reflected. Yes? मैम n क्या चीज है? N. N is the refractive index. मैम ये हर चीज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों आ रहा है? Because we are studying light and rays, and refractive index is basically the relationship of light and rays. Light and, yeah, rays and its speed and stuff. मैम And media. Yes? आप ये वाली डायग्राम पे बता सकते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल? Critical angle? नहीं मैम ठीक है बस जी समझा गया. Okay. When we'll do past papers, hopefully the confusions will be clear, inshallah. So, okay, so the relationship is कि n और critical angle का inverse relationship है. अगर जब n ज़्यादा होगा, आपका refractive index जिस material के लिए ज़्यादा है, उसका critical angle smaller होगा. There. All right. Any question about critical angle? No मैम. One last point I think I should draw here is for optical fibers, because they might give you a diagram for that. And I don't want you guys to feel alienated. So an optical fiber is something like that. So you have a fiber, basically a glass fiber. और इसमें बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है. जो आपको पॉइंट आना चाहिए वो ये है कि आपने इस तरह रेस बनानी है जो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लाइक दैट. और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर वो आपको इस पे रे डायग्राम बनाने को कह दें तो आपने इस तरह नॉर्मल ड्रॉ करना है. नॉर्मल हमेशा उस जंक्शन या उस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं जहां पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रही है. ओके, द पॉइंट वेयर द रे इज बीइंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, दोनों केसेस में नॉर्मल वहां पे ड्रॉ करते हैं. सो आपने इस तरह नॉर्मल ड्रॉ किया और आपने, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. एंड यू शुड नो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR. So total internal reflection हो रही है यहाँ पे, angle of incidence angle of reflection के equal है. Is there any question?